हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग चलेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। कल हम लोग पढ़ लिए थे, इसके पिछले क्लास में पढ़े थे सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, परियोजनाएँ क्या क्या है और नदी घाटी परियोजना क्यों लाया गया, इसका इससे क्या क्या लाभ हुआ, जिसके बारे में, जिसके उद्देश्यों के बारे में हम लोग क्या किए, पढ़े और जाने। आज हम लोग पढ़ेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना की कल्पना 1896 ईस्वी में किया गया था। कोसी नदी घाटी का परियोजना 1800 में किया गया था, 96 ईस्वी में किया गया था, किंतु वास्तव में यह 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में कब प्रारंभ हुआ? 1955 ईस्वी में। कौन ईस्वी? 1955 ईस्वी में। यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार राज्य की सामूहिक प्रयास का फल है। अगर इसी परियोजना को देखे जाए तो यही परियोजना है जो भारत सरकार, बिहार राज्य की सामूहिक प्रयास का क्या है? फल है। इसके अगर भारत सरकार और बिहार सरकार नहीं सम्मिलित होता और नेपाल सरकार नहीं सम्मिलित होता, नेपाल सरकार और भारत सरकार और बिहार सरकार राज्य, तो या शायद यह परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ नहीं हो पाता, या कह सकते हैं कि नहीं हो पाता। इसका मुख्य उद्देश्य नदी के बदले मार्ग को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी के बदले किसको रोकना? मार्ग को रोकना। उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ से क्षति पर रोक। कह रहा है कि उपजाऊ भूमि के ऊपर क्या करना? बर्बाद करना। उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण या भयंकर बाढ़ से क्षति पर रोक। जल से सिंचाई का विकास। किससे सिंचाई का विकास? जल से सिंचाई का विकास। जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकारोहण एवं पर्यावरण पर नियंत्रण आदि। और इस पर बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखा गया, जैसे विद्युत उत्पादन पर, मत्स्य पालन पर, नौकारोहण पर एवं पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या किया गया? इसका नियंत्रण करने के लिए स्थापित किया गया। इस परियोजनाओं को कई चरणों में पूरा किया गया। ये जो योजना जो है वो कौन सी योजना सर? हम की गंडक नदी, कोसी नदी घाटी परियोजना। इस योजना के अंतर्गत इस योजना जो था, जो किसके कई चरणों में किया गया। पहले चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण। कौन परिवर्तन पर नियंत्रण? मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर। कौन नगर? हनुमान नगर। किस पर स्थित है? बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर। स्थापना पर बैराज का निर्माण। किसका निर्माण? बैराज का निर्माण। बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण। अब बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों तरफ से, यानी कह सकते हैं दोनों ओर की किसका निर्माण करना चाहिए? तटबंधन का निर्माण करना चाहिए। पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर। कौन कोसी नहर? पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर एवं उसकी शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया है। उसकी शाखाओं का निर्माण क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहरों की एवं उसकी शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में, कौन क्रम में? इसी क्रम में नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण किया गया। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो इस नदी पर क्या हो गया? 240 किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक? 240 किलोमीटर तक लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण किया गया। लंबा बाढ़ नियंत्रण किया गया और उसमें बांध का निर्माण किया गया है। यानी कि जितना भी इस तरीक़े से नदी के मान लीजिए कि आ रहे हैं, और आने के बाद क्या हो रहा है? इस नदी को इस तरीक़े से बैराज बनाया गया, इस पर बांध बनाया गया। कितना लंबा इसका है? 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध बनाया गया। बहुत लंबा ये बाढ़ नियंत्रण था। पूर्वी नहर तथा इसकी चार प्रमुख सहायक नहरों द्वारा लगभग 14 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की योजना बनाई गई। देख सकते हैं इसकी योजना के अंतर्गत, कोसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इससे दो नहर निकलेगी। एक पूर्व क्षेत्र में निकला गया, उसको पूर्वी नहर कहा गया। एक पश्चिम क्षेत्र में निकला, उसे पश्चिमी नहर कहा गया। तो पूर्वी और पश्चिमी नहर से लगभग इन्हें 4 लाख एकड़ भूमि को क्या किया गया? सिंचित किए जा रहे हैं। ऐसे 4 प्रमुख सहायक नहरों द्वारा स्थापित किया गया। जैसे इस तरीक़े से नहर है, ऐसे 4 यहाँ पर इस तरीक़े से शाखाएँ हैं, ये प्रमुख नहर के अंतर्गत आते हैं। इससे कौन को अब सवाल उठता, सर ये 14 लाख एकड़ भूमि जो सिंचाई किया गया है तो समझ रहे हैं, लेकिन कौन कौन से जिले को लाभ प्राप्त हुआ? भारत के, बिहार के या तो नेपाल के, क्योंकि तीनों के द्वारा बनाया गया है ये तो परियोजना। तो हम कह रहे हैं कि इस परियोजना में पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में सिंचाई होती है। ये कौन कौन से जिले में सिंचाई किया जाता है इस परियोजना के अंतर्गत? पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में सिंचाई किया जाता है।
पूर्वी नहर को और भी विस्तृत किया गया है। अगर देखा जाए तो पूर्वी जो नहर है उसको और अच्छी तरीक़े से क्या किया गया है, विस्तृत किया गया है, या कह सकते हैं और बढ़ाया गया है। इसकी एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है। इसकी एक शाखा है जो कौन नहर से निकाली गई है, ताजपुर नहर से निकाली गई है। पश्चिमी नहर से कई उप नहरें निकली है, और पश्चिमी उप नहर से, जिस प्रकार से इधर पश्चिमी है, ये पश्चिमी नहर जो है, इससे बहुत सारे उप शाखाएँ इस तरीक़े से क्या की गई, निकाली गई है। पश्चिमी नहर का लगभग 35 किलोमीटर का क्षेत्र नेपाल में पड़ता है। ये पश्चिमी नहर का जो है, जो 35 किलोमीटर लगभग क्षेत्र नेपाल में पड़ता है, 35 किलोमीटर क्षेत्र, और बाकी जो है जो कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। भारत में कौन सा राज्य में, बिहार राज्य में पड़ता है। और शेष भाग मधुबनी तथा दरभंगा जिले में पड़ता है। और शेष भाग 35 किलोमीटर तो क्षेत्र तो कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और बाकी जो बचा वो क्षेत्र, जो बाकी जो भाग हैं जो पूर्वी नहर का, इसमें पश्चिमी नहर का मधुबनी और दरभंगा जिले में, बिहार राज्य में क्या होते हैं, फैले हुए हैं। कोसी बैराज 12,161.30 मीटर लंबा है। अगर देखा जाए कोसी बैराज की लंबाई, अगर इस तरीक़े से देखा जाए तो कितनी लंबाई है, तो 12,161.30 मीटर लंबा है, कि जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ये कब बनकर तैयार हुआ, 1963 में। कौन सा 63, 1963। दूसरे चरण में इस परियोजना द्वारा जब विद्युत संबंधित का कार्य संपन्न हुआ और पूर्वी कोसी नहर पर शक्ति गृह 2000 किलोवाट क्षमता वाला एक जल विद्युत शक्ति निर्माणाधीन था। अब फिर जो देखा गया कि क्या हुआ, जिसके संपन्न हुआ परियोजनाओं के द्वारा विद्युत संबंधित संपन्न हुआ, इसके द्वारा पूर्वी कोसी नदी में क्या बनाया गया, एक शक्ति गृह बनाया गया। शक्ति गृह मतलब कुछ सा शक्ति गृह हमको समझ में नहीं आया, ये शक्ति गृह होता क्या, जो थोड़ा क्या करने का कोशिश कीजिए, बताने का कोशिश कीजिए। हम कि लीजिए मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि शक्ति गृह कैसे बनता है। शक्ति गृह का मतलब हुआ, जिस तरीके से नदी का समझ लीजिए, नदी का बनावट हो गया, ये नदी है, इस तरीक़ा से नदी जा रहा है। और नदी, मान लीजिए नदी जा रहा है, कौन नदी, बार कोसी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिख देते हैं इसको कोसी नदी। कोसी नदी पर ये कितना लंबा बांध बनाया गया है, 13,000 कुछ सौ किलोमीटर, 12,161.3 मीटर लंबा बैराज बनाया गया। इस पर क्या हो, जब ये ऊंचे ऊंचे लंबे दीवार थे, ऊंचा, बहुत ही ऊंचा दीवार है। अब यहाँ पर पानी तो भर गया, बहुत ऊंचाई में पानी भर गया। अगर हमें यहाँ पर इसको इस तरीक़े से पाइप लगा के इसकी मदद से यहाँ पर एक पुल्ली लगा के इसमें एक तरीक़ा से टरबाइन लगा दें हम, जिसको डायनमो कहते हैं। टरबाइन लगा दिए, डायनमो लगा दिए। अब यहाँ से जो पानी छोड़ा जाएगा वो सर इसका होता है क्या, टरबाइन डायनमो के, हम कि जब ये टरबाइन और डायनमो जो चलेगा नहीं तो क्या चीज़, विद्युत का निर्माण करता है। जब बहुत तेज़ी से घूमता है तो विद्युत का निर्माण करता है। तो पानी आया, तो पानी का स्पीड जो बहुत ऊंचा है, तो पानी ऊंचा है तो नीचे से जब आएगा तो बहुत प्रेशर में आएगा, बहुत स्पीड में आएगा। अब इस स्पीड पर इस पंखी पर पड़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा, फिर ये पंखी यहाँ पहुँचेगा, फिर ये पंखी पर पड़ेगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा। इस तरीके से क्या होने लगेगा, ये टरबाइन जो है डायनमो घूमने लगेगा। जब ये घूमने लगेगा तो क्या चीज़ का निर्माण करेगा, विद्युत का निर्माण करेगा। इसी को कहेंगे विद्युत गृह। कौन गृह कहा गया, विद्युत शक्ति गृह कहा गया। यहाँ पर कितने हज़ार, 20,000 मेगावाट, क्या हजार मेगावाट, 20,000 में किलोवाट क्षमता का विद्युत उत्पादन किया, जिससे नेपाल और बिहार की बिजली की उत्पत्ति इससे होती है, या वो कह सकते हैं आपूर्ति हो रही है। करा दुर्गावती जलाशय परियोजना। कौन बत्ती, दुर्गावती, कौन लाशय, जलाशय, कौन योजना, परियोजना। तो दुर्गावती जलाशय परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर, इस परियोजना का कौन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतांग जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र में को सिंचित करना एवं बाढ़ नियंत्रण करना है। अगर यहाँ देखा जाए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है कैमूर एवं रोहतांग जिले के सूखाग्रस्त, कौन जिले, कैमूर और रोहतांग जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई करना एक बाढ़ नियंत्रण है। और यहाँ पर क्या किया गया, बाढ़ का नियंत्रण किया गया। दुर्गावती नदी में, कौन बत्ती, दुर्गावती नदी में कुद्र के पास, किसके पास, कुद्र के पास 1962 में, क्या वो बात है, दुर्गावती के कुद्र के पास 1962 ईस्वी की बात है। 1962 में 17,325
325 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य से बांध का निर्माण किया गया था। इसका जो दुर्गावती जलाशय का निर्माण किया गया, इसका ये उद्देश्य 1962 में इसका निर्माण करने जाने लगा। इसका उद्देश्य था कि इस उद्देश्य की इस परियोजनाओं के अंतर्गत हम लोग 17,325 हेक्टेयर भूमि को क्या करेंगे, सिंचित करेंगे। क्योंकि जलाशय है तो जल इकट्ठा रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए जलाशय बनाया है तो जल इकट्ठा है, तो यहाँ तो जल इकट्ठा है, जिसको क्या चाहिए, बोरवेल की मदद से पानी, सीडी की मदद से, या कह सकते हैं पानी निकालने वाला पाइप की मदद से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ के खेतों को क्या कर सकते हैं, सिंचित कर सकते हैं। तब सिंचित कर सकते हैं, इसी द्वारा कितना हज़ार लगाया गया जी, 17,335 की 225 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का उद्देश्य ही बनाया गया था। किंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिलने के कारण चेनारी के प्रखंड में कर्मचाट के पास इस नदी पर 45.72 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना हुई, लेकिन ये हुआ, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। जो उद्देश्य था बनाने का, उस उद्देश्य का पूर्ति नहीं हो पाया, इसलिए 45.72 मीटर का ऊंचा बांध बनाया गया, जिससे 36,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित की जा सकेगी। इसका उद्देश्य ये था कि बांध बनाने का उद्देश्य यहाँ पर यह था, यहाँ पर बांध बनाने का उद्देश्य बहुत होता है, बाढ़ का नियंत्रण करना, सूखा क्षेत्र को ग्रसित सिंचाई करना, जिससे खेती या कृषि हो पाए। तो यहाँ इसका निर्माण करने का मेन उद्देश्य क्या था, बाढ़ पर नियंत्रण नहीं, सिंचाई करने का उद्देश्य था। इसलिए कौन बनी, दुर्गावती जलाशय योजना के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो ऊपरी किलू जलाशय परियोजना, कौन किलू जलाशय परियोजना, ऊपरी किली जलाशय परियोजना, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन उद्देशीय, बहुउद्देशीय। कौन योजना, परियोजना है। इसका निर्माण किउल नदी के ऊपर भाग से हुआ है। इसका निर्माण किउल, कौन उल, किउल, इसका निर्माण किउल नदी के ऊपरी भाग में हुआ है। किसका निर्माण, इसका निर्माण। इससे मुंगेर तथा लखीसराय जिले को, कौन गेर, मुंगेर तथा कौन सराय, लखीसराय जिले के 14,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की योजना है। ऊपर किलू जलाशय परियोजना के अंतर्गत लखीसराय और मुंगेर में 14,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की परियोजना बनाई गई। यानी कि इसका भी उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण नहीं करना, सूखे क्षेत्र को क्या करना, पानी मुहैया करवाना, यानी कि सिंचित करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण में संवर्धन है। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण के संवर्धन में किया जाता है। बागमती परियोजना, कौन मती, बागमती, कौन योजना, परियोजना। तो देखते हैं बागमती परियोजना के अंतर्गत क्या क्या होता है। इस परियोजना बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिले में स्थित है। यह परियोजना कहाँ है, बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिले में स्थित है। नदी के निचले भाग में रामनगर, कौन नगर, रामनगर के समीप एक बांध बनाया गया। नदी के निचले क्षेत्र में देखा जाए तो रामनगर के नदी को जो एक रामनगर के समीप नदी का जो एक बांध का बनाया गया, उसका नाम पड़ा बागमती परियोजना। इसकी भी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये भी, इसका भी क्या था, उद्देश्य बहुत सारी चीज़ों का था, यानी कि कह सकते बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत यह आएगा। इसका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नदी कटाव रोकना, जल निकासी पर पर्यावरण संवर्धन है। इसके द्वारा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले की 1,19,800 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना है। यानी बागमती परियोजना से बहुत बड़ा क्षेत्र को, सूखी ग्रस्त क्षेत्र को अच्छी तरीक़े से पानी को मुहैया करवाना है। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य इसका था। वो सर हमको तो सिंचाई समझ में आया, बाढ़ नियंत्रण समझ आया कि बैराज को बना लेंगे। जब ये बैराज बन जाएगा, इस तरीक़े से कोई भी बैराज बन जाएगा, तो जो मानसून नदियाँ होती है, जब मानसून में पानी बहुत तेज़ी से आती है, बहुत तेज़ी से लाती है, जिसके कारण अलग अलग के इलाके जो है बाढ़ में डुबा देती है, अपने पानी से डुबा देती है, जिसके कारण ये बांध बनाया जाता है, जिससे सारा जल जो आएंगे तो सीमित तरीक़े से पूरा इकट्ठा हो जाए और आसानी से नदी में बहाव चल जाए, जिससे अगल बगल के इलाकों में बाढ़ नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है बाढ़ नियंत्रण समझ में आया सर, लेकिन नदी कटाव को रोकना नहीं समझ में आया। हम कि जैसे मान लीजिए नहीं, अगर ये बांध नहीं बनाते, यहाँ नहीं बांध बनाते तो क्या होता, ये सीधे नदी जाते रहता, और जब सीधे नदी जाता रहता तो पानी, मानसून नदियाँ ये है, अब मानसून नदियाँ के कारण क्या, इसमें पानी अत्यधिक मात्रा में आता। जब पानी अत्यधिक मात्रा में आता तो यहाँ अगल बगल को भाग को क्या कर देता, जब पानी ज़्यादा आ जाएगा देखते होंगे नदी को क्या कर तोड़ के बाहरी इलाकों में, या कह सकते हैं जहाँ लोग रहते हैं उस इलाकों में चले जाते हैं, तो ये नदी टूट जाएगा तो यहाँ वाला जो मिट्टी है, जो मिट्टी तो कट के यहाँ से हट जाएगा। इसी को कौन सी कहेंगे, मिट्टी कटाव कहेंगे। मिट्टी का कटाव, जल निकास का परियोजना, पर्यावरण और पर्यावरणों से बचाने का इसका मेन उद्देश्य था।
जिससे कई राज्यों कई जिलों में इसको क्या सिंचित करने का उद्देश्य बनाया गया है। सबसे बड़ा परियोजना के अंतर्गत कह सकते हैं सिंचित के क्षेत्र में, क्योंकि 1,19,800 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा था बागमती परियोजना के अंतर्गत। वरनार जलाशय परियोजना, कौन जलाशय परियोजना? वरनार जलाशय परियोजना। इस परियोजनाओं द्वारा वरनार नदी पर पक्का बांध बनाकर जमुई जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस परियोजना के द्वारा वरनार नदी पर पक्का बांध बनाकर जमुई जिले के सूखे प्रभावित क्षेत्र में 22,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचित का काम हो सकेगा। इस वरनार जलाशय परियोजना के अंतर्गत था कि हम मेन एक उद्देश्य था कि कोई जमुई जिले में, कौन जिले में? जमुई जिले में बांध बनाकर इस इतना 22,400 हेक्टेयर भूमि को क्या करना, सिंचित करना। यानी कि इसका बहुउद्देशीय परियोजना नहीं था, सिर्फ इसका एक ही परियोजना था, एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर जमुई जिले में जो भी 22,400 हेक्टेयर भूमि जो सूखा रहता है उसको क्या कराना, सुशोधित कराना, या कह सकते हैं उसको जल की आपूर्ति कराना। वन संसाधन, कौन संसाधन? वन संसाधन। बिहार विभाजन के बाद, कौन विभाजन? बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वांछादित क्षेत्र झारखंड में चला गया है। अगर देखा जाए तो बिहार विभाजन के बाद क्या हुआ, अधिकांश वांछित जो क्षेत्र थे जो झारखंड में चला गया है। वांछादित क्षेत्र मतलब कुछ जहाँ पर वन स्थित है। वन क्या है? वन स्थित कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ पर वन, जहाँ पर वन लगा हुआ, पेड़ पौधे लगे हुए, वो झारखंड में ज़्यादा चला गया। जब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, झारखंड में तो चला गया उससे मतलब नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि बिहार और झारखंड का विभाजन कब, यानी बिहार विभाजन होकर झारखंड का निर्माण कब हुआ। और यह कह सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके से कह सकते हैं कि बिहार का किसका, बिहार से झारखंड को अलग कब किया गया। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए इसका आंसर। वर्तमान बिहार में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है। अगर देखा जाए बिहार वर्तमान समय में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही क्या है, वन है। और प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत मात्रा, और प्रति व्यक्ति भूमि का देखा जाए तो औसत मात्रा 0.05 हेक्टेयर है। मगर देखा जाए प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए कितना औसतन वन के उपलब्धता है, तो 0.05 हेक्टेयर, यानी कि बहुत कम, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए लगभग। जो राष्ट्रीय औसत देखा जाए पूरा भारत के हिसाब से देखा जाए तो 0.53 हेक्टेयर से भी बहुत ही कम है, इससे भी बहुत कम है 0.5 हेक्टेयर से, यानी कि यहाँ तो 0.5 तक ही है, यहाँ क्या 0.053 है, यानी इससे भी बहुत कम है। बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। किसके वनों को? बिहार के वनों को कै वर्गों में रखा जा सकता है? 2 वर्गों में। पहला औद पतझड़ वन, कौन वन? आर्द्र और पतझड़ वन। दूसरा शुष्क पतझड़ वन, कौन वन? शुष्क पतझड़ वन। करा पहला के बारे में समझते हैं, औद पतझड़ वन किसको कहते हैं, आई क्या क्या है इसके में, क्या क्या देख सकते हैं हम लोग। करा इस प्रकार के वन दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र एवं उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो आर्द्र पतझड़ वाले वन होता है जो दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। सुमेश्वर दून शिवालिक क्षेत्र में 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस वन का विस्तार है। अगर देखा जाए 917 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत देखा जाए शिवालिक क्षेत्र में, तो 917 वर्ग किलोमीटर में ये वन आर्द्र पतझड़ वाले वन क्या है, वांछिक हैं, या कह सकते हैं विस्तार में है। इस प्रकार के वनों का मुख्य रूप से साल और शीशम के वृक्ष की प्रधानता है। अगर देखा जाए इस में है, इस आर्द्र पतझड़ वाले वन में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल और शीशम। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ध्यान देने योग्य बात। बोल कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा साल और शीशम मुख्य रूप से कौन से वन में प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं, तो आप बोलिएगा क्या ऑप्शन बनेगा, आर्द्र पतझड़ वाले वन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बांस और बहुत सारे बांस है, कौन कौन से आर्द्र पतझड़ वाले वन? बांस है, सवाई घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, कुंद, गुलहड़, अमलतास, गंभार, करंज आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। आर्द्र पतझड़ वाले वन में ये सारे वृक्ष क्या किया जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। कौन वाली डिबिया? ग्रीन हरी वाली डिबिया। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, बिहार में कुल 6,374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र हैं। बिहार में कुल कितने वन क्षेत्र हैं, तो 6,374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है।
मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में अति संघन वन है। अगर देखा जाए तो मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में ही कौन सी वन है? अति संघनम वन है। अधिसूचित क्षेत्र का लगभग 50% भाग वीरान अथवा विलुप्त है। अगर देखा जाए अधिसूचित क्षेत्र का लगभग 50% भाग क्या है? वीरान है तथा विलुप्त है। विलुप्त मतलब कुछ नहीं, वीरान का मतलब कुछ नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, ऐसा ही झाड़ियाँ ताड़ियाँ घास फूस है, इसे वीरान क्षेत्र कहा जाता है। कैसे प्रतिशत? 50% भाग ऐसा वीरान क्षेत्र है, अधिसूचित के अंतर्गत ऐसा है। आप देख सकते हैं नीचे बिहार के वन का क्या दिया हुआ, मैप दिया हुआ, बिहार प्राकृतिक वनस्पति दिया हुआ किस प्रकार से। यहाँ औद पर्णपाती वन कौन, इस तरीका जहाँ जो लकीर खरीदा हुआ है, इस तरीका से खींचा हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। आपको हम बोल सर इस तरीका से हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ लकीर खींचा हुआ है, यहाँ हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि मैप किस तरीका से देखा जाता है। तो चलिए हम आपको मैप देखने का तरीका बताते हैं। आप कोई भी मैप रहेगा ना तो आप देखिएगा वहाँ नीचे इंडेक्स दिया रहेगा, सूची दिया रहेगा। कहने का मतलब इस सूची के अंतर्गत ही हमको क्या चीज़ देखना है? मैप में देखना है। तो जहाँ ये जो सीधी वाली लाइन है, सीधी वाली कौन लाइन? सीधी वाली लाइन है, उस लंबी जिसको कह सकते हैं लंबी वाली लाइन है, उस आध पर्णपाती बने था। देखिए कहाँ लंबी वाली लाइन है, तो सर हाँ यहाँ लंबी लाइन वाला है तो यहाँ भी कुछ आध पर्णपाती बन होगा। यहाँ भी इस तरीका से लंबी लाइन है तो आंध्र पर्णपाती बन होगा। यहाँ भी इस प्रकार से है तो आंध्र पर्णपाती, यहाँ आंध्र पर्णपाती बन होगा। दूसरा मौसम देखें, ये जो खड़ा हुआ वाला लाइन है, कौन लाइन? खड़ा हुआ, उस शुष्क पर्णपाती वन है। तो खड़ा वाला लाइन कहाँ? ये देखिए खड़ा वाला लाइन है, ये कौन पर्णपाती वन कहलाएगा? शुष्क पर्णपाती वन। इधर सारे क्या है? शुष्क पर्णपाती वन है। तो इधर है वन रहित क्षेत्र, यहाँ वन रहित क्षेत्र, यहाँ लोग भी रहते हैं, वन भी हल्का फल्का रहता है, तो वन रहित क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पर पूरा वन रहित पूरा सादा है, तो पूरा सादा है, तो वन रहित क्षेत्र। उम्मीद करते हैं आपको मैप देखने के लिए आ गया होगा। फिर अगला है शुष्क पतझड़ वन। कौन? पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। बिहार पूर्वी मध्य भाग तथा दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों में भागों में इस प्रकार के वन का विस्तार है। क्वेश्चन पूछ देगा कि शुष्क पतझड़ वन बिहार में कहाँ कहाँ विस्तार है? तो बिहार में पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ियों भाग में इसका क्या विस्तार है? कह रहा कौन वाली डिबिया? हरी वाली डिबिया। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? आद पतझड़ वन एक शुष्क पतझड़ वन है को 125 सेंटीमीटर वर्षा से विभाजित करता है, यानी 125 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ होगा कम होगा उसको शुष्क पतझड़ वाले वन कहा जाएगा। यह जो होता है बिहार में पूर्वी भाग तथा मध्य पश्चिमी भाग पहाड़ियों क्षेत्र में पाया जाता है। कैमूर और रोहतांग जिले में इसका अधिक विस्तार है। यह यहाँ के प्रमुख वृक्ष खैर, बहेड़, पलाश, महुआ, अमलतास, शीशम, नीम और हरे आदि इत्यादि हैं। कहा ये जो कैमूर जिले से रोहतांग जिले तक में पेड़ फैले हुए हैं, इसमें प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो प्रमुख है वन है, पेड़ है, वृक्ष, खैर, बेहड़, पलाश, महुआ, अस्पताल, इस प्रकार से सारे क्या हैं? मस्तास, नीम, हरदी, ये सारे क्या हैं? इस वन के क्या हैं? पेड़ के प्रमुख पेड़े के नाम है। कह रहे बिहार में वनों का विस्तार बहुत ही असमान है। अगर देखा जाए तो बिहार में वनों का विस्तार क्या है? बहुत ही असमान है। मैदानी भागों एवं दियार क्षेत्र में, कौन भागों? मैदानी भागों और दियार क्षेत्र में प्राकृतिक वनों का विस्तार अभाव है। अगर देखा जाए तो मैदानी भागों और दियार क्षेत्र में, दियार क्षेत्र किसको कहते हैं? नदी के किनारे, नदी जा रहा है इसके किनारे वाले भाग जहाँ कुछ नहीं लोग भी न रहते हैं, सिर्फ बालू ही बालू रहता है, उसको दियार क्षेत्र कहा जाता है। दियार वाले क्षेत्रों में तो प्राकृतिक वनों का पूर्ण अभाव है। यहाँ पर दियार वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वन एकदम है ही नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पर होना अनिवार्य है। जैसे कौन कौन से जिले में? सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा में 1% से भी कम भूमि पर वन मिलता है। ऐसा जितने भी जिले के नाम लिए सारे जिलों में देख दिया जाए ना तो 1% से भी इसमें कम क्या मिलेगा? वन मिलेगा। पश्चिम चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया, मुंगेर जिला के पहाड़ी भागों में वनों का विस्तार है। अगर देखा जाए तो वन का विस्तार कौन कौन से इलाके में है? तो पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बांका, जमुई, गया, मुंगेर जिले में इस सभी स्थानों पर पहाड़ी भागों में वनों का क्या है? विस्तार है। कृषि एवं निर्मित क्षेत्रों के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। कृषि के क्षेत्र के कारण, इसमें कृषि के लिए द्वारा निर्मित क्षेत्र के कारण ही क्या हो रहा है? वन का निर्माण ह्रास हो रहा है। यानी कि जहाँ पर वन पेड़ होना चाहिए, वन होना चाहिए, पेड़ पौधे जंगल होना चाहिए, उसको काट के किसके रूप में बनाया जा रहा है? कृषि के कार्य में उपयोग में लाया जा रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता नहीं है। इसके कारण भी बिहार में वनों की तेज़ी से ह्रास हो रहा है। और देखा जाए तो वन का क्या ही महत्व है, क्या उपयोग है, इसके बारे में बिहार के लोग नहीं जानते। इसके कारण भी क्या वन यहाँ बहुत ही कम मात्रा में है। इसके लिए बिहार सरकार को इस वन के बारे में जागरूकता करना चाहिए और बहुत सारे परियोजना भी चल रहे हैं जिससे लोग वन ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ। वनों के अभाव के कारण यहाँ वन जीवों की कमी है। यहाँ के मुख्य वन जीव में बाघ, चीता, हिरन, चीतल, भालू, बैनर, सुअर, जंगली सांभरी है। देखा जाए तो वन के कारण ही, किसके कारण है, वन के कारण ही यहाँ पर जंगली जानवर भी कम है। जंगली जानवर कहने का मतलब कुछ ही जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या कमी है, क्योंकि जब वन ही नहीं रहेगा तो जंगल में रहने वाले जानवर रहेंगे कहाँ, इसके लिए कह सकते हैं यहाँ पर कम है। ये जल जीव यहाँ की नदियाँ पे पाए जाते हैं और इतने भी सारे जल जीव हैं जो यहाँ की नदियाँ में पाए जाते हैं। कौन कौन जल जीव, जैसे पक्षी में मोर, जल जीवन में घड़ियाल, सोस, मगर, ये सारे जल जीव नदी में पाए जाते हैं। नदी के भी विस्तार उतना नहीं है तो नहीं पाए जाते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई और वन पशुओं पक्षियों के शिकार के कारण भी जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। अब वनों की अंधाधुंध कटाई यानी कि पेड़ पौधे जो अत्यधिक रूप में काटा जा रहा है और पक्षियों को शिकार किया जा रहा है, पशुओं को शिकार किया जा रहा है, जिसके एक यह भी एक कारण है कि वन पेड़ पौधे कम होने के कारण जीवों की संख्या भी वनों में क्या है, कम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे पढ़ते रहें। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ होते है पढ़ाने में, समझाने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसे ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं आपका यही कहूँगा कि छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।